हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में आज मुलाकात एक खास मेहमान से आपको करवाएंगे जिन्होंने कुछ ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया है जिसके बाद आपसे मुलाकात कराने का हम सबको दिल चाहता है और हमें भी उनसे मुलाकी होने का दिल चाहता है। लिहाजा हमने आज मधु किया है। एक तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस खास मेहमान की हम बात कर रहे हैं। तो दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, उधर बंदिशें जो हैं वो तमाम कम कर दी गई हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन कई ममालिक ऐसे हैं जहां पर अब फिर से खतरा कोरोना का मंडराने लगा है। तो एक बार फिर से शक व शुबहात और तशवीश में लोग हिंदुस्तान के भी मुब्तला हो गए हैं और साथ ही साथ जो माहिरीन हैं उनकी तरफ से ये कहा जाने लगा है और ये उनसे पूछा जाने लगा है कि क्या अब ये चौथी या फिर नई लहर की आहट तो नहीं, क्या इस हवाले से हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है या फिर अगर तैयारी नहीं है तो किस हद तक तैयारी करने की ज़रूरत है। और पूरे आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान कहां पर दिखाई दे रहा है। बात ये कोरोना की हो गई, क्योंकि अगर चाइना की बात करेंगे, साउथ कोरिया की बात करेंगे तो वहां पर कोरोना केसेस से एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हिंदुस्तान में अब लोग तशवीश में मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर जो माहिरीन हैं उनकी अगर हम बात करें। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बात कोरोना की कर रही हूँ और विजुअल ये ऐसी क्यों दिखा रही हूँ। एक खास शख्सियत को आप देख सकते हैं, एक लड़की है जिसको इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चलती रहेगी जिंदगी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिनका नाम बुशरा मतीन है। बुशरा मतीन को विजुअल में दिखाने का मकसद अब से कुछ देर बाद आप खुद ही जान जाएंगे कि हम क्यों उन्हें आज अपने शो का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसके बाद उनसे बातचीत करनी ज़रूरी हो जाती है कि आखिर उनकी जहानत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक साथ 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 16 मेडल हासिल किए हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने सही सुना, कर्नाटक के रायचूर से बुशरा मतीन आती हैं जिनको आप हंसते हुए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन्होंने एक साथ 16 मेडल हासिल किए हैं और ये बी सिविल की तालिबा हैं, स्टूडेंट हैं। तो ये इनकी जहानत का ही नतीजा है कि इन्होंने एक साथ, उनसे हम पूछेंगे कि या एक साथ उन्होंने ये हासिल किए हैं या फिर कई सालों का ये कोर्स होता है उसमें इन्होंने हासिल किए। कॉन्वोकेशन डे के दिन क्या 16 मेडल्स देते देते जो स्पेशल गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे, वो थके तो नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जो हम बुशरा मतीन से करेंगे। तो तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपसे आइए मुलाकात कराते हैं दो खास मेहमान। जैसा कि कोरोना का जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया कि कोरोना के हवाले से अब लोग एक बार फिर से तशवीश में मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं आलमी दुनिया को देखते हुए, इसलिए हमने डॉक्टर अनिमेश साहब को भी मधु किया है। डॉक्टर अनिमेश चौधरी साहब को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप कंसल्टेंट हैं मेडिसिन के, आपका इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और दूसरी तस्वीर में खास मेहमान का जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था, जिनका जिक्र बी सिविल की तालिबा हैं बुशरा मतीन। बुशरा मतीन, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले तो ये बताइए कि 1 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 16 मेडल एक साथ हासिल कर लेना ये कैसे मुमकिन हो पाया, और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो चीफ गेस्ट थे ओम बिरला साहब, क्या वो थके नहीं? आपको एक ही साथ सारा मेडल दिया गया या बारी बारी कर बुलाया गया था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। पहली बार तो शुक्रिया आपके प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 16 गोल्ड मेडल्स जो 10th मार्च को मिले बेलगावी में, जो वीटीयू कॉन्वोकेशन था, 21st कॉन्वोकेशन था बेलगावी में जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अवार्ड मिला वो ओम बिरला सर जो स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने अवार्ड किया, और गवर्नर ऑफ कर्नाटका थे और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन थे। हाँ। जी शुक्र इस बात का है कि 16 गोल्ड मेडल्स इकट्ठा डाले मेरे को। बट जब स्टेज पे कैटेगरीज बोल रहे थे जी, तब मेरे को आइडिया नहीं था कि कंप्लीट 16 कैटेगरीज बोल रहे वो लोग। तो मैंने मेरा अवार्ड ले लिया और मैं निकल गई स्टेज से, लेकिन और मेरे कैटेगरीज बोलते ही रह रहे थे। मेरे को इस बात का आइडिया नहीं था कि ये कंप्लीट ये लोग बोलते। तो मेरा स्टेज से मैं अवार्ड ले ली और चले गई, लेकिन मेरे और कैटेगरीज बोल रहे थे वो लोग मेडल्स के। तो ये 16 मेडल एक साथ आपको दे दिए गए थे? जी एक साथ दे दिए गए थे मेरे को 16 तो मेडल। आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी मेहनत आपने की है जो आपको इस तरह का मेडल आपको मिलेगा? आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया बुशरा।
अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजा है मुझे इस चीज से। हाँ। ये कभी सोचा नहीं था, बट मेरा हार्डवर्क था। एक यकीन था अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि जो मेरा हार्डवर्क है उसका पे ऑफ मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बट ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक होगा, ये कभी कभी नहीं सोचा था। एक ख्वाब है जैसा हो गया, ये जो रियलिटी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस चीज से। बिल्कुल, कैटेगरी अनाउंस करते गए और आपने कहा कि आपको अंदाजा नहीं था, एक साथ आप लेकर चले आए मेडल। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि किस किस कैटेगरी में आपको ये अवार्ड्स मिले हैं। इस पर मैं बातचीत करूंगी। और आपने कहा कि आपका हार्ड वर्क था, तो हर मेहनत, कामयाब इंसान के पीछे जो होती है कहानी होती है जद्दोजहद की, लगन की और हार्ड वर्क की। वो कहानी किस तरह की थी हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनिमेष साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर अनिमेष साहब, आपसे मैं जानना ही चाहूंगी, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि पूरी दुनिया के कुछ ममालिक की अगर हम बात करें, साउथ कोरिया की, चाइना की बात करें, तो वहाँ पर एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और हालात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में कई माहिरीन हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि जो चौथी लहर या फिर नई लहर आ सकती है। जब चौथी लहर जब आएगी उसके बारे में एक्चुअली में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। चाइना में और बाकी जगह पे जो वेरिएंट फैल रहा है वो ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है, और वहां पे जो वैक्सीन लगी है वो एक अलग वैक्सीन है। पूरी दुनिया में जो वैक्सीन लगी है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, तो चाइना के पास अपनी खुद की वैक्सीन थी, उसका कितना इफेक्ट है हम लोग नहीं जानते। पर हमने यह देखा है कि तीसरी लहर ने भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। तो अगर कोई ऐसा वेरिएंट आता है जो डेल्टा जैसा या कोई बहुत नया वेरिएंट हो जिसकी मारक क्षमता ज्यादा हो, तो शायद नुकसान हो सकता है। अदरवाइज कोविड तो आता ही रहेगा। हम बात करते जाएंगे तीसरी लहर की, चौथी लहर की, पांचवी लहर की। यह बात कई बार बोली जा चुकी है, कोविड कभी नहीं जाने वाला है, हमारे आसपास ही रहेगा। समय के साथ हम उसके साथ रहना सीख जाएंगे, वो हमारे साथ रहना सीख जाएगा। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। न्यू नॉर्मल का एक टर्म जो शुरू हुआ है वो वैसा ही बना रहेगा, लेकिन लोगों को कोताही नहीं बरतनी होगी। एक बार फिर से रुख करते हैं बुशरा मतीन का। बुशरा, कॉन्वोकेशन था, आपको उससे पहले पता चल गया होगा शायद कि आपको मेडल्स, गोल्ड मेडल्स मिलने वाले हैं, लेकिन शायद ये तादाद नहीं पता चली होगी। जी, जो ये रिजल्ट आया मेरे को कि 16 गोल्ड मेडल्स मिल रहा है, ये मेरे को मार्च 5 को पता चला है। ऑफिशियल 10 मार्च को आपने हासिल किया है जी। ऑफिशियली 5 मार्च को नोटिफिकेशन आया था हमारे कॉलेज को, हमारी यूनिवर्सिटी से। तो वो भी एग्जैक्ट कंफर्मेशन खुद मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था कि 16 गोल्ड मेडल्स, अंटिल एंड अनलेस मार्च 7 को पर्सनली पोस्ट आया मेरे को थ्रू VTU मेरे घर पे, तो तब अल्हम्दुलिल्लाह यकीन हो गया कि जी मैंने ये हासिल किया। अच्छा, तो आप कैटेगरी बता दीजिए, किस किस कैटेगरी में आपने ये गोल्ड मेडल 16 हासिल किए? जी, ये 16 कैटेगरीज है जो वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज ने स्पॉन्सर किया है। बहुत से डिग्निटरी पर्सन्स ने स्पॉन्सर किया है। फॉर फर्स्ट क्लास इन सिविल इंजीनियरिंग, देन फर्स्ट क्लास इन 8th सेम, और फिर 8th सेम में फर्स्ट रैंक आना, और गर्ल्स टॉपर में फर्स्ट रैंक आना। देन पूरे जो भी हमारे ब्रांचेस है हमारे VTU में, उसमें फर्स्ट रैंक आना, और VTU गोल्ड मेडल बोल के एक मेडल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कैटेगरीज में मेरे को अवार्ड मिला है। अब कैसा फील कर रही हैं आप? आपने क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था? आपको लग रहा होगा कि हाँ मेडल, गोल्ड मेडल हो सकता है, मिल सकता है, एक मिल सकता है, लेकिन 16 मिल जाना, उसके बाद क्या पहले की जिंदगी और आपकी जिंदगी में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को एक्सपेक्टेशन सिर्फ इस बात से नहीं था क्योंकि मैं एक रायचूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जिसे एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। यहाँ पे एजुकेशन उतना स्प्रेड नहीं है बोलते। तो VTU के अंडर जो आते 218 कॉलेजेस आते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, तो उसमें टॉप करना ये एक्सपेक्टेशंस नहीं था। बट मेरे हार्डवर्क पे मेरे को पूरा ट्रस्ट था, पूरा भरोसा था। बट इसमें टॉप करना एक्सपेक्टेशंस नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बहुत खुशी की बात है। सबसे खुशी की बात मेरे वालिदैन खुश है इस चीज से। मेरे घर पे हर एक मेंबर सब खुश है, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे फैकल्टीज कॉलेज के और मेरे यहाँ के रायचूर के पीपल इस चीज से खुश है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। डॉक्टर अनिमेष साहब, आपके एक चैंपियन इन्हें कहा जा सकता है, बुशरा मतीन को माफ कीजिएगा। इन्होंने एक साथ 16 मेडल हासिल किए हैं, और आपके इनके पीछे की हिस्ट्री जानकर दिलचस्पी होगी कि ये डॉक्टर इनके पेरेंट्स या फिर ये बनना चाहती थी, कुछ इस तरह की स्टोरी थी। बुशरा, कुछ बताएंगे आप, ताकि मैं डॉक्टर अनिमेष के पास जाऊं और इस पर कमेंट ले सकूं?
जी, मेरे वालिद का ड्रीम था मुझे एक डॉक्टर देखना, हाँ एमबीबीएस में ज्वाइन करना मेरे वालिद का ड्रीम था। और मेरा भी पीयूसी फर्स्ट ईयर तक था माइंडसेट कि मेडिकल ज्वाइन करना। जी। देन मैं सेकेंड ईयर तब आई, मेरा मैथमेटिक्स इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, मेरे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आने से मेरे को इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का माइंडसेट हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह सिविल इंजीनियरिंग भी इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि एक तो मेरे को रायचूर में ही मेरी स्टडीज कंप्लीट करनी थी, और सेकेंड मेरे वालिद खुद एक सिविल इंजीनियर है, एक जॉब सिक्योर जॉब है सिविल इंजीनियर्स के लिए। हाँ। तो ये माइंडसेट से मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन की और स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन। तो कहीं भी रहिए डॉक्टर अनिमेष साहब, ये इनके वालिद जो हैं ये डॉक्टर बनाना चाहते थे बुशरा मतीन को, लेकिन इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग चूज किया और कारनामे सामने। तो ये मतलब बतौर पेरेंट्स एक बच्चों का जो माइंडसेट होता है कि उन्हें किस तरफ जाना है, अगर फोर्स ना किया जाए तो ये एक मिसाल है बुशरा मतीन। जी बिल्कुल। इसमें यह देख सकते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया, इसलिए वो इतना आगे बढ़ पाई, भले हाँ। उनका इच्छा कुछ भी रही हो। तो यह बात कही जाती है, पेरेंट्स हमेशा एक दिशा दिखाते हैं कि यह दिशा है, यह डायरेक्शन है, इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमको यह डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा, हम दूसरे डायरेक्शन जाना चाहते हैं, हमारा अच्छा, आप क्या आप इसी फील्ड में आना चाहते थे? पेरेंट्स उनको अलाउ डॉक्टर अनिमेष, बिल्कुल। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और हमारा एक मानना था कि हम मेडिकल में जाएंगे। मैं खुद एक बहुत छोटी जगह से आता हूँ, मतलब वहाँ आज भी मेडिकल की सुविधाएं बहुत कम है। तो वहां से जब हम लोग आगे बढ़े थे तो यही सपना था कि कुछ करेंगे मेडिकल की फील्ड में, और इतना आगे पहुंच पाएंगे तो नहीं सोचा था। पर ऊपर वाले की उन्होंने चाहा, उन्होंने मेहनत, मतलब उन्होंने हमको अपना कहना चाहिए कि बिल्कुल। और आज आप तो लोगों को ट्रीट करते ही हैं, साथ ही मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाकर लोगों को मशवरे देते हैं, और इन मशवरों से न्यूज़ 18 उर्दू के जो अवाम हैं या व्यूवर्स हैं वो भी मुस्तफ़ीद होते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं बुशरा मतीन का। बुशरा, हार्ड वर्क की तरफ आते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी कामयाबी बगैर मेहनत के हासिल नहीं होती है। अब 16 मेडल हासिल करने के पीछे की कहानी क्या है, ज़रा बताइएगा। जी, हार्ड वर्क तो एक की फैक्टर है ही इस अचीवमेंट के लिए। हाँ। उससे इम्पोर्टेंट की फैक्टर मेरे लिए तो नमाज है, माशाअल्लाह। क्योंकि नमाज में ही कहते आओ कामयाबी की ओर। तो नमाज एक रास्ता मेरे इस अचीवमेंट के लिए है, और उसके साथ मेरा हार्ड वर्क, मेरा डेडिकेशन, मेरे एकेडमिक्स के लिए, तो उसका अचीवमेंट है ये। तो कितना वक्त देती थी पढ़ाई में आप? जी रोजाना? जी, मैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पंक्चुअल रहना क्लासेस के लिए, मैं क्लासेस को पंक्चुअली जाती थी, अटेंड करती थी मेरे क्लासेस। देन आफ्टर दैट डेली अपडेट, जितना भी हो सके 1 आवर 2 आवर्स डेली अपडेट रहना। और जो हमारे एकेडमिक्स में था वो इंटरनल्स रहते थे बिफोर सेमेस्टर एग्जाम्स, तो मेजरली इंटरनल्स फोकस करने से मेरा सेमेस्टर फाइनल अच्छा होता था। और मेरा मेन जो इसका अचीवमेंट का रीजन एकेडमिक्स के थ्रू बोलना चाहे तो टेक्स्ट बुक्स, मैं प्रिफर टेक्स्ट बुक्स करती थी रादर देन क्वेश्चन पेपर्स। कंप्लीट सिलेबस जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट करना, देन आई वुड बी सेटिस्फाइड। सो सिलेबस कवर करना और डेली अपडेट रहना और इंटरनल ज़्यादा फोकस करना, ये मैं कहना चाहती हूँ इस अचीवमेंट के पीछे का हार्ड वर्क। जाहिर सी बात है। और इसके लिए वक्त का मिलना ये भी बहुत होता है कि आप कॉलेज में वक्त दे रही हैं, डेली क्लासेस भी ले रही हैं, फिर उसके बाद आप घर आती हैं, थक भी जाती हैं, फिर उसके बाद कितना वक्त घर पे पढ़ते हुए देती हैं। ये भी बहुत सारे लोगों के जहन में सबसे पहला सवाल होता है कि अच्छा उनकी बेटी ने या फिर उनके बच्चे ने अच्छा किया, तो सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि वो कितने घंटे पढ़ते थे। वो ये तो एक घंटे पढ़ने का काउंट होना चाहिए, क्योंकि आपकी मार्क्स बहुत अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर भी रोशनी डालें कि घंटों को काउंट करना चाहिए या फिर दिमाग में इस घंटे के बीच आप कितना इनहेल कर पा रहे हैं वो जरूरी होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। जिसका जितना ग्रास्पिंग पावर है माइंड में, हाँ। उतना उसको टाइम देना चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रास्पिंग पावर, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि बिलो एवरेज या अबव एवरेज। ग्रास्पिंग पावर इन द सेंस कोई किसी को एक सब्जेक्ट टफ लगता, किसी को एक सब्जेक्ट इजी लगता। मेरे को पर्टिकुलरली थियरी सब्जेक्ट्स थोड़े टफ लगते और प्रॉब्लमेटिक इजी लगते, तो हम थियरी सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस देना, डेली थियरी सब्जेक्ट्स को टच करना ही, उसको स्टडीज करना ही। जो आपके टफ सब्जेक्ट्स है उसको ज्यादा स्टडीज करना,
और जो इजी है उसको थोड़ा कम वक्त देना, और थियरी से जो टफ सब्जेक्ट है उसको नेग्लेक्ट नहीं तो करना आप चाहिए। कितने घंटे Last पढ़ती में थी, board अब ये में बता दीजिए। वही तो डेली 1 आवर या 2 आवर मैक्सिमम डेली। ड्यूरिंग द इंटरनल्स मेरा मॉर्निंग, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, सो आई यूज्ड टू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। 4 वाह। o'clock वैसा मेरा वक्त रहता था। तो क्या योगा तहज्जुद वगैरह भी मेरे करती लिए थी, तहज्जुद- एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी? जी, आई एम नॉट दैट पर्सन, बट मैं तहज्जुद की नमाज पे माशाल्लाह। बहुत अहमियत देती हूँ। क्या बात। तहज्जुद पढ़ के ही मैं फिर मेरी स्टडीज कंटिन्यू करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनल्स अच्छे जाते थे। जो अच्छा, इंटरनल फिर में सोती पढ़ा कितने वो बजे? जब exam- तहज्जुद में आप उठती हैं तो सोती भी होंगी जल्दी? नहीं, जी जी, मिनिमम 7 आवर्स तो मैं स्लीप करती थी। 10 o'clock कभी मेरा, आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, तो 10-11 मैक्सिमम रहता था, और स्लीप भी जरूरी है। हाँ। 6 to 7 आवर्स की नींद करके मैं फिर मेरे मॉर्निंग का जो भी रूटीन है रिवाइज करने का पोर्शन रहता। जस्ट डेली अपडेट रहना, वो कितने आवर्स मैटर नहीं करता। जो आज क्लास में करके आए उसको जस्ट एक बार रिवाइज करना, तो 80% to 90% आप एग्जाम्स के लिए बगैर prepare हो कोचिंग जाते के हैं। आपने ये मेडल्स हासिल किए, इस हवाले से भी मैं आपसे सवाल करूंगी। इससे पहले डॉक्टर अनिमेश साहब का रुख करना जरूरी है। डॉक्टर अनिमेश साहब, जैसा कि साउथ कोरिया और चाइना का कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था, अभी वहाँ हालात सही नहीं है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर अनिमेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जी, जैसा कि मैंने, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी पहुंच पा रही है आपकी आवाज, हाँ आप जी। बोलिए। तो वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ स्थिति अभी विकट है। हाँ जी, वहाँ पे स्थिति भले विकट है, वहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पर बाकी दुनिया से थोड़ा सा अलग है वहाँ का जो केस सिनेरियोस है। तो यूजुअली हम लोग जो है साउथ अफ्रीका से, हमारा इंडिया का जो कर्व रहता है मैच करता है, तो हम लोग साउथ अफ्रीका और ब्राजील, इनसे हमारा कर्व मैच करता है। तो हम देखते जब यहाँ पे केसेस बढ़ते हैं तो उससे 5 से 6 महीने बाद हमारे यहाँ केसेस बढ़ना चालू होते हैं। पिछले तीनों वेव्स में ऐसा देखा गया है। चाइना से बहुत ज्यादा हमारा कर्व मैच नहीं करता है, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पर अभी समय है, हमारे पास केसेस कम है, तो अभी हम लोग को अपने जो हेल्थ सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि लोग मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग अभी नहीं कर सकते। कोई नहीं करेगा, थक गए सब 2 साल से करते करते। हाँ। पर हमने यह देखा था इन पिछले 2 सालों में कि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर एकदम कमजोर है। तो आपको यह मौका मिला है तो आप इस हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत कर लीजिए। अदरवाइज जब कोविड आएगा उसके बाद आप बोलेंगे कि हम उस समय ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। आप देखिए 2 साल पहले, 1 साल पहले जो ऑक्सीजन प्लांट बनाने के वादे हुए थे, कोविड जाने के बाद प्लांट्स का क्या हुआ, या जो भर्तियों के वादे हुए थे या ट्रेनिंग के वादे हुए थे, उन सबका क्या हुआ? एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। 10 से 15% भी कोई फुलफिल नहीं कर पाए। तो ये समय है, इस समय पूरा करना चाहिए चीजों को। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान को इस जानिब ध्यान देने की जरूरत है। एक बार फिर से बुशरा मतीन का रुख करते हैं। बुशरा, कुछ देर पहले जो मैंने सवाल किया था कि विदाउट कोचिंग आपने शायद ये मेडल्स अपने नाम किए हैं, क्या कोई कोचिंग वगैरह की थी? लोग ये जानना चाहते हैं कि ये भी पूछिए बुशरा से कि उन्होंने कोचिंग्स भी ली थी या फिर खुद सेल्फ स्टडी किया, कॉलेज में ही पढ़ा? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मेरे कंप्लीट ग्रेजुएशन में जो लेक्चरर्स पढ़ाए वही पढ़ा मैंने। जो अच्छा, आपके ग्रुप के दोस्तों का क्या रिएक्शन है? वो तो पहले से जानते होंगे आपको कि ब्रिलियंट हैं, और क्योंकि जो साथ में दोस्त रहते हैं वो संगत तो उन्हें मालूम होती है कि किस तरह की उनकी दोस्त है, लेकिन इस तरह आपने जो जादू बिखेरा, क्या इसका इल्म उन लोगों को था? उनका रिएक्शन अब कैसा है? जी, मेरे फ्रेंड्स तो बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए, और मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस वो रखते थे। हमेशा कहते थे तू आती रैंक, तेरे को आता रैंक, तू ला सकती। बट मेरे को उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था। तो वो ये तो सच्चे दोस्त होते हैं। जी, वो एक्सपेक्ट हमेशा किए कि तुम्हें मिलेगा रैंक, तुमने इतनी मेहनत की, यू विल गेट दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया, और वो बहुत खुश है इस चीज से। मेरे से ज्यादा खुशी वो लोगों को है। अच्छा, लड़कियों के लिए ये भी होता है कि पढ़ाई भी करती हैं, कुछ अपने काम करती हैं, कुछ घरेलू काम भी करती है, तो क्या आप इस घरेलू काम में भी अपनी वालिदा का हाथ बटाती थी या बटाती हैं अभी? जी, हाँ, तो करती हूँ हेल्प वालिदा की। बट इन द वे ऑफ स्टडीज में कभी खुद से आके मेरे वालिदा कुछ ऐसा कहते नहीं थे करने के लिए। खुद मेरे इंटरेस्ट से जब भी मेरे को होना है, तभी मेरे को मन है, तब करती थी। अदर देन दैट ऐसा कोई फोर्स से तो नहीं, बट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं, जिन्हें शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से बात कर रहे हैं, कौन सा? मैं कश्मीर से उस बच्ची को बधाई देना चाहता हूँ।
लीजिए बुशरा, आप कश्मीर से आपके लिए मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाँ, शुक्रिया बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची अब्दुल्ला, मुबारकबाद मेरी तरफ से। कुछ कहना चाहेंगे आप? अल्लाह करे सबको ऐसा ही किस्मत हो, सबको क्या ऐसी बात? बच्ची। क्या बात। आमीन। अच्छा, अब आगे आपसे आगे दुआ की क्या प्लान? गुजारिश है। आगे क्या प्लान है बुशरा मतीन आपका? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, कश्मीर से जिन्होंने कॉल किया था। बुशरा, अब आगे क्या प्लान है आपका? अब बी सिविल तो हो गया। जी, मैं अब राइट नाउ ऑनलाइन यूपीएससी कोचिंग ले रही हूँ अच्छा। आईएएस के लिए। और मेरा ख्वाब है एक आईएएस ऑफिसर बनना, क्या उसके बात लिए है। मेहनत करना और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना। और मुझे ये लगता है कि आप जब आईएएस या आईपीएस बन जाएंगी ना, तो उस दिन भी आप हमारे साथ होंगी और मैं आपसे बात कर रही होंगी। इंशाल्लाह जरूर जरूर, इंशाल्लाह अल्लाह की रजा हो तो जरूर। हाँ। जी, जी। आप तो ये आप कब से शुरू कर दिया था आपने पढ़ना सिविल के लिए? सिविल के लिए ये सिविल सर्विसेज नवंबर से स्टार्ट किया मैंने। सिविल अच्छा। सर्विसेज के लिए नवंबर से ऑनलाइन कोचिंग ले रही हूँ। तो ऑनलाइन कोचिंग बेनिफिशियल आपको लग रहा है? क्योंकि अभी तो कोरोना के बाद सब कुछ जब खुल रहा है तो फिजिकल कोचिंग भी हो सकती है। जी, वो तब नवंबर के सिचुएशन में थोड़ा ओमिक्रॉन का थ्रेट लग रहा था। इन दैट सर्कमस्टांसेस मैंने ऑनलाइन ऑप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह यूज हमारे पे है, हम पे डिपेंड करता वो हम कैसा यूज करें ऑनलाइन कोचिंग को। और मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव यूज हो रहा है उसका। तो किसने आपको ये दिया मशवरा कि आपको इस फील्ड में जाना है, या फिर बजाते खुद आपको इंटरेस्ट लगा कि नहीं आपको सिविल की तरफ जाना है इसलिए आप उसकी तैयारी करेंगे? जी, इस चीज का तो ये मैं कह सकती हूँ, मेरा ये भी मेरे एक वालिद का ख्वाब है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, ज्वाइन करूं। और अब मेरा खुद माइंडसेट और इंटरेस्ट पूरा प्योरली उसी पे जा रहा है। क्या बात। क्योंकि वो एक बड़े ओहदे की जॉब है और एक हम हमारे कंट्री को, हमारे रायचूर स्पेशली मैं सर्व कर सकती हूँ इस चीज से। तो अच्छा, तो ये बार बार आप रायचूर का नाम ले रही हैं, जाहिर सी बात है एक छोटा सा ये शहर है और वहाँ से आप इतना बड़ा करिश्मा कर रही हैं, कारनामा कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग जो हैं मिलने आ रहे होंगे आपसे, मुबारकबाद भी दे रहे होंगे, दावतें भी खूब हो रही होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ दावतें चल रहे, सब अप्रिशिएट कर रहे। रायचूर के लोग बहुत खुश है इस चीज से कि मैं मेरे कर्नाटक लेवल में रायचूर को रिप्रेजेंट करी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सारे रायचूर के पीपल के लिए। यहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं सब बहुत खुश है, सब आके मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ। और इस अप्रिसिएशन से मैं और मोटिवेट हो रही हूँ और एनकरेजमेंट मिल रहा है मेरे को कि कुछ और अचीव करना है, कुछ कर गुजरने का जज्बा और मतलब बढ़ रहा है। हाँ, शबाब पर है। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कश्मीर से। हेलो, कश्मीर से बात कर रहे हैं। कौन सा, आप क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब्दुल रशीद मांग रहे, बस सब ठीक ठाक है। अब्दुल रशीद, अल्लाह का करम। क्या कहना चाहेंगे आप? बुशरा मतीन से कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर चौथी लहर के हवाले से कोई सवाल है आपके जहन? मुबारकबाद देना चाहते हैं, उसकी बड़ी कामयाबी हुई, इसीलिए इसको थोड़ा देख ली बुशरा, कई सारे कॉलर्स जो है ना जम्मू कश्मीर में आपको देख रहे हैं। और एक और कॉलर हैं जो टीवी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहे नंबरात पर डायल करके हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? मैं महबूब अली बात कर रहा हूँ, गुलबर्गा कर्नाटक से। महबूब अली साहब गुलबर्गा से बात कर रहे हैं, कर्नाटक से। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बुशरा मतीन को बहुत ही दिल के गहराइयों से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं। और उनका जो ये कारनामा है सारे हिंदुस्तान में हमारी कौम के लिए फख्र का काम किए हैं उन्होंने। क्या बात है। और हमारे तकरीबन कौम मिल्लत के जो लड़कियां हैं उनके लिए एक मॉडल है बुशरा मतीन। बिल्कुल, और उम्मीद की जानी चाहिए कि बुशरा ऐसे ही कई लड़कियों को मशवरे भी देंगी और उन्हें गाइड भी करेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर अनिमेश साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें यानी सरकार को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, पहले से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो अभी क्या ये पता चल पाया है कि पहले के मुकाबले अभी किसी हद तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है?
भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आता है। तो अलग अलग स्टेट वाले मेरे ख्याल से अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट्स में ये बहुत अच्छा पहले से है, जैसे कर्नाटक में, केरला में, इन स्टेट्स में पहले से अच्छा है। दिल्ली में भी अच्छा था, पर यह देखा गया कि कोविड के समय समझ में आया कि उतना अच्छा नहीं है जितना हम सोचते थे। हम लोग पहले देखे थे कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, पर जो बीमारू राज्य थे, जिसमें से आपका एमपी और छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया, तो ये जो बीमारू राज्य थे इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी अच्छा नहीं था, इसलिए इन्हें एक शॉर्टकट में बीमारू राज्य। तो यहाँ पर सही करने की जरूरत है। यहाँ सही। बुशरा मतीन, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या पैगाम देना चाहेंगी वालिदैन को और लोगों को आप? जी, मैं वालिदैन को और लोगों को, स्पेशली लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन लेने से कभी पीछे ना हटे। मैं वालिदैन से कहना चाहती हूँ जो पढ़ाई को उतना तवज्जो नहीं देते, तो उनके लिए यही कहना चाहती हूँ, एजुकेशन से कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, पढ़िए और आगे बढ़िए, ये पैगाम है बुशरा मतीन का। बहुत शुक्रिया बुशरा। डॉक्टर अधिमेश, आपको कम वक्त दिया इसके लिए माफी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात नए शख्सियत के साथ और नए चीजों पर, मुद्दों पर बात होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।